गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डी कोडिंग द वर्डिक्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2024। ये टॉपिक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है बीजेपी लेड एनडीए जो है उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है सेंटर में थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए। तो बीजेपी जो है वो 240 सीट्स जीती है, लेकिन अपना जो 272 का आंकड़ा था वो पूरा नहीं कर पाई है। सपोर्ट फ्रॉम अलाइज चाहिए होगा बीजेपी को बनाने के लिए, हाफ वे मार्क को क्रॉस करने के लिए। कांग्रेस ने 99 सीट्स जीती हैं। तो एक तरह से जो है कोalition पॉलिटिक्स दोबारा से अब सेंटर में आ चुकी है। तो पिछले 10 साल से एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट चला रही थी उनको, लेकिन इस बार जो है वो प्री पोलराइज पर डिपेंड होना पड़ेगा। साथ ही साथ रीजनल लीडर्स की भी इम्पोर्टेंस जो है वो अब नेशनल जो है पॉलिटिक्स में वो बढ़ जाएगी। इवन महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है कि जो रीजनल लीडर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। और जो है जो एक मोदी की गारंटी की जो कैंपेन चला था, तो इसका मतलब जो बर्डन ऑफ जो ये डिफ़ीट है, जो डिफ़ीट भी नहीं कह सकते इसको, या फिर जो सीट्स कम हुई है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ही रेपुटेशन के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लोअर नंबर्स ऑफ बीजेपी का मतलब हुआ कि ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स जो है वो अपोजिशन को पास रहेंगे पार्लियामेंट्री पैनल्स में। इससे डिबेट और डिस्कशन जो है वो लोकसभा में और ज़्यादा होगा, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि कोalition की वजह से जो है इंस्टीट्यूशंस जो है वो उसमें अकाउंटेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जो टॉप डाउन अप्रोच है उसको थोड़ा सा एक तरह से ब्रेक लगता है। तो कोalition पॉलिटिक्स का सेंटर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बीजेपी को अब अपने अलाइज को की सुननी पड़ेगी। कुछ कैबिनेट बर्थ्स भी देने पड़ेंगे, जिससे कि जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी पहले, वो अब ख़त्म हो जाएगी। खासकर जो कुछ कोर एजेंडा थे बीजेपी के, यूनिफॉर्म सिविल कोड, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जुडिशियल रिफॉर्म्स, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। ये आने में दिक्कत होगी। पार्टी को जो है अब न्यू मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे, ताकि बाकी जो कोलिशन पार्टीज़ हैं उनके भी जो है कंसर्न्स उनको भी ध्यान में रखा जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नोटा वोट्स। ये टॉपिक भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी के जो शंकर लालवानी जी हैं, इंदौर से वो जीत तो गए हैं 10 लाख के मार्जिन से, लेकिन जो सेकंड नंबर पे आया है वो है नोटा। मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो थर्ड नंबर पे आए हैं, और जो सेकंड नंबर पे आए हैं वो नोटा है, ठीक है। तो नोटा का मतलब क्या होता है? नन ऑफ द अबव। ये एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है इंडियन वोटर्स को, ताकि वो अपना डिसअप्रूवल दिखा सके सभी कैंडिडेट जो बैलेट पर दिए गए हैं उनके अगेंस्ट। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि नोटा ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम बोला था कि राइट टू वोट स्टैट्यूटरी राइट है, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल होता है जो लोग वोट करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वोटर वोट करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम्स जो हैं जब आ चुकी हैं, तो अगर कोई वोटर नहीं भी वोट करना चाहता तो मशीन जो है क्या होता है कि वो साइलेंट रहती है। जब तक वोट ना करो तब तक आवाज़ नहीं आती कोई, तो इससे पता लग जाता है जो है वहाँ के लोगों को कि इस पर्सन ने वोट नहीं किया है। तो इसी को ने जो है 2001 में भी इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कि नोटा ऑप्शन दिया जाए ईवीएम्स और बैलेट पेपर्स में, ठीक है। और इसको रिकमेंड किया गया था ताकि वोटर की सीक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अब नोटा को अगर हाईएस्ट वोट मिले तो क्या होता है? एक्चुअली कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा वोट भी मिल जाए नोटा को तो सेकंड हाईएस्ट कैंडिडेट जो है वो जीत जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया हुआ है कि एक पिटीशन डाली गई है कि अगर इलेक्शंस जो हैं, अगर नोटा को ज़्यादा वोट्स मिले तो इलेक्शन को नल और वॉइड करके जो है फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। उस पिटीशन में तो इतना भी कहा गया है कि नोटा जो है उससे वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, और कैंडिडेट की क्वालिटी भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। इसीलिए सजेशन ये है कि कैंडिडेट जो कि नोटा से कम वोट सिक्योर करते हैं उनको 5 साल तक के लिए इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। एनडीए ने थर्ड टर्म तो जीत ली है, लेकिन ऑफ कोर्स कोलिशन गवर्नमेंट आएगी अब गवर्नमेंट जो है। और अगर हम देखें कोलिशन गवर्नमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रिलेशनशिप, तो 1991 से जब से इंडिया ने प्लान्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ मूव किया है, तब से मोस्टली कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट्स ही जो है वो हमको देखने को मिल रही थी। और एक वीकनेस रहती है, स्ट्रॉन्ग कंसेंसस रहता है कि सिर्फ वीक रिफॉर्म्स ही किए जा सकते हैं,
कोई बोल्ड रिफॉर्म्स जो है वो कोalition गवर्नमेंट्स नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि कोalition पार्टनर्स हैं, उनके अलग अलग डाइवर्जेंट व्यूज़ होते हैं। तो इसलिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं या इकोनॉमिक जो पेस होता है सोसाइटी जो कंट्री का, वो थोड़ा सा धीरे हो जाता है। थोड़ा क्या मतलब, ज़्यादा भी धीरे हो जाता है, जैसा हमने मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट के टाइम पर देखा था। क्या एक कोalition गवर्नमेंट से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ट्रैजेक्टरी डिरेल हो जाएगी? हिस्टोरिकली ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो देखने को मिलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कर सकती कोalition गवर्नमेंट्स, क्योंकि कोalition पार्टनर्स नहीं करने देते हैं। कोalition गवर्नमेंट्स में जो है अलग अलग तरह के फैक्शंस को अपीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए जो है जो बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो नहीं किए जा पाते। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, कोalition पार्टनर्स में इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं, तो उससे पॉलिसी इंस्टेबिलिटी भी आती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो कंट्री की तरफ जो है वो घटने लगता है, ठीक है। पास्ट डेकेड में हमने देखा कि पॉलिसी स्टेबिलिटी थी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए स्टॉक मार्केट भी आपने देखा होगा कि कितनी बूम कर रही थी। इसीलिए कर रही थी क्योंकि FIIs जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि पॉलिसी स्टेबिलिटी थी कंट्री में। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट भी जो है वो GST या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे जो रिफॉर्म्स है वो ला पाई थी, लेकिन फिर भी फुल मेजॉरिटी होने के बावजूद भी लैंड एक्विजिशन एक्ट और फार्म जो रिफॉर्म थे वो गवर्नमेंट नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोalition गवर्नमेंट जो है वो डिरेल कर देगी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जो है ये तो ऐसा ये जो रिफॉर्म्स हैं ये तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत है इफ़ेक्टिव लीडरशिप की, क्लियर कम्युनिकेशन की, स्ट्रेटजिक कॉम्प्रोमाइज़ की, ठीक है। अगर हम कुछ पुरानी गवर्नमेंट्स में देखें, कोalition गवर्नमेंट्स में, तो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो किए थे। जैसे आपको सबसे जो बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे वो PV नरसिम्हा राव जी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने ही किए थे। उसी टाइम पर जो है इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बना था। फिर वाजपेयी जो जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें FRBM लॉ का आना, डिसइन्वेस्टमेंट होना, लॉस मेकिंग PSUs की, 2000 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, ये सब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। इवन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में भी वाजपेयी जी की जो सर्व शिक्षा अभियान था वो मनमोहन सिंह जी ने कंटिन्यू किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, राइट टू फूड आया, मनरेगा आया, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आए, डीरेगुलेट किए गए फ्यूल प्राइसेस को, ये सब जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रिव्यूइंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेबी ने एक कमेटी सेटअप की है ओनरशिप और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशंस की, ताकि वो मेजर्स भी सजेस्ट कर सके कि कैसे ये क्लियरिंग कॉरपोरेशंस जो है वो रेजिलिएंट, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल बनाई जा सकती हैं। सेबी तो आपको पता है कि एक स्टेचुटरी रेगुलेटरी बॉडी है, 1992 के एक्ट से इसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये सिक्योरिटी मार्केट जो है इंडिया में उनको रेगुलेट करने के लिए बनी है। तो ये जो कमेटी है ये एक एडहॉक कमेटी है, उषा थोरट लेड कमेटी, और ये ओनरशिप और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को उसको रिव्यू करेगी और मेजर्स बताएगी कि क्या क्लियरिंग कॉरपोरेशंस कैसे जो हैं ये रेजिलिएंट, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल रिस्क मैनेजर्स बन सकते हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर को भी देखेगी कमेटी, एग्जामिन करेगी कि कैसे क्या फिजिबिलिटी रह सकती है, कैसे जो है ब्रॉडन किया जा सकता है एलिजिबल इन्वेस्टर्स को, कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि स्टेक एक्वायर कर सकते हैं इन कॉरपोरेशंस में, उसको भी जो है एग्जामिन किया जाएगा। तो पहले तो हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता क्या है। तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइनेंशियल मार्केट्स में, और इंश्योर करता है कि स्मूथ और एफिशिएंट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सके। तो एक तरह से इंटरमीडियरी है, ये गारंटी करता है कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शंस की, क्लियरिंग और सेटलमेंट का फंक्शन भी जो है फैसिलिटेट करता है, कई तरह की जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं ट्रेडिंग से उनको मैनेज करता है, मार्केट ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी इन्हेंस करता है, और ये सेबी द्वारा ही रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो US और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कुछ डिफेंस वर्किंग ग्रुप्स जो कि सऊदी अरेबिया बेस्ड होंगे। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है 6 कंट्रीज़ का, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और UAE में, और ये रियाद सऊदी अरेबिया में इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल और सोशल कोऑपरेशन के लिए। हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व जो है वो GCC कंट्रीज़ में ही सिचुएटेड है, ठीक है। इनका जो हाईएस्ट अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो सुप्रीम काउंसिल है। इंडिया के साथ अगर हम रिलेशनशिप देखें तो इंडिया जो है का जो लार्जेस्ट रीजनल ब्लॉक ट्रेडिंग पार्टनर GCC ही है। 8% जो इंडिया का टोटल ट्रेड है वो GCC कंट्रीज़ के साथ ही होता है,
लगभग 9 मिलियन इंडियन एक्सपैट्स भी जो है वो वहीं पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम कुसुम स्कीम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने एक वार्निंग निकाली है फार्मर्स के लिए कि पीएम कुसुम वेबसाइट पर ये वार्निंग दी गई है कि फेक वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि फेक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो इशू कर रहे हैं उनसे बचा जाए। ठीक है, तो पीएम कुसुम स्कीम क्या है? डीडीजलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर के लिए 2019 में निकाली गई स्कीम। फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाने का इसमें ऑब्जेक्टिव है। एनर्जी सिक्योरिटी जो है फार्मर्स को इंश्योर करके देने के लिए स्कीम निकाली गई। इसमें ये एम है कि सोलर कैपेसिटी लगभग 34,800 मेगावाट तक मार्च 2026 में हम ऐड करें, और फाइनेंशियल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 34,000 करोड़ के आसपास है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट्स के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी 30% या 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स तक जाती है। फार्मर्स जो है वो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं 2 मेगावाट तक के, जिसके लिए उनको जो है वो सब्सिडी मिलेगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसमें 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी ऐड करनी है। स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स जो है वो इंडिविजुअल प्लांट्स 2 मेगावाट तक के लगाकर, और ये पावर जो इससे जनरेट होगी वो लोकल डिस्कॉम उसको परचेज़ करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट 2 है या फिर कंपोनेंट बी है 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स, जो कि इंडिविजुअल फार्मर्स अपने स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स खरीद सकते हैं 7.5 HP तक के, और अपने डीजल एग्रीकल्चर पंप्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको 30% तक की सब्सिडी देगी। कंपोनेंट सी है सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स का। ठीक है, इसके अंदर इंडिविजुअल फार्मर्स को ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप जो है वो उसके लिए सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एलिजिबल कैटेगरीज कौन कौन है? इंडिविजुअल फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, पंचायत, कोऑपरेटिव्स, वाटर यूजर एसोसिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नियो प्रोटीन। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट रिसर्च हुई है, नोवेल प्रोटीन पाया गया है नियो नाम से, जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म में अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो नियो क्या है? तो ये एक रिसर्चर्स जो हैं स्टीफन टैंग और सैमुअल स्टर्नबर्ग ने 2023 में जो है रिपोर्ट किया, जब वो क्लेप्सिलिया निमोनिया के अगेंस्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो ये मैकेनिज़्म देखा गया कि बैक्टीरिया अपने आप को डिफेंड करता है वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट कई तरह के इम्यून सिस्टम्स का यूज़ करते हुए, जिसमें से जो है होता क्या है कि जो फॉरेन न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिसको RNA भी हम कह सकते हैं, उसको सेंस करके वो टारगेट करता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी में? ऑफ कोर्स इसकी एक बायोटेक्नोलॉजिकल टूल बन सकता है अगर हमें अपनी ह्यूमंस में वायरल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना हो। ठीक है, तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो इस्तेमाल होता है, मतलब कि सेल्स कैसे RNA के थ्रू DNA की कॉपीज़ बना सकें। ठीक है, तो इसमें मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है ना, तो इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को यूज़ करके ही हम वायरल लोड को डिटेक्ट और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम SARS-2 के केस में कर रहे थे अभी तक। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is decoding the verdict of Lok Sabha elections 2024. This topic is important for your polity section. So BJP-led NDA is set to form the government at centre for the third consecutive term. BJP has won 240 seats, but it has fallen short with 32 seats because it will not be able to secure majority on its own. So it will have to depend upon key allies to cross the halfway mark. Congress has been able to secure 99 seats, and this election has marked the return of coalition politics at the center this time. So in the last 10 years, a single political party was leading a majority government at the center. Now it will have to depend on pre-poll allies. So from north to south, regional leaders have re-emerged to exert their influence on national politics. So the verdict in Maharashtra is also suggesting that people have stood by the regional leaders. So the burden of a lower tally will inevitably fall on Prime Minister Modi, okay, and his reputation. So what is the impact? How the 18th Lok Sabha would be different? The lower numbers of BJP would mean that there would be greater representation of Lok Sabha members from opposition side in various parliamentary panels. This will promote adequate debate and discussion on issues in Lok Sabha.
And a coalition would provide more room for institutions to innovate and resist the political executive's top-down policies. Therefore, accountability is likely to increase in all institutions. So, what will be the impact of coalition politics at the center? BJP will have to listen to its all allies. New and old allies will seek cabinet berths also, which would impinge on the BJP-led government's flexibility on policy making, especially on the core issues that it wanted to implement, like the Uniform Civil Code, delimitation of constituencies, judicial reforms, and one nation, one election. So, in short, the party will have to devise mechanisms to accommodate the sensitivities of other allies or parties. So, the next topic is Nota votes. This topic is again important for your polity section. So, BJP's Shankar Lalwani has won in Indore with a massive margin of 10.09 lakh votes, but his nearest competitor is none other than Nota. Okay, so the second highest number of votes are polled to Nota in this constituency. So what is Nota? Nota is basically none of the above, which is an option provided to voters in Indian elections, allowing them to indicate disapproval of all candidates listed on the ballot. So in September 2013, Supreme Court directed the Election Commission of India to introduce the Nota option to protect voter secrecy. Central government had contended at that time, the UPA government, that right to vote is just a statutory right and it is only available to those who people vote. Okay, and Supreme Court held that voter secrecy must be maintained whether a person is voting or not. So Supreme Court observed that with EVMs, it is evident that if a voter choose not to vote, the machine would remain silent, because you know that the machine only makes the voice once a person casts a vote. So in 2001 also, ECI had recommended to Ministry of Law and Justice that we should introduce Nota option in EVMs and ballot papers. So this was recommended to promote or to protect voter secrecy. So we all know that Nota does not have any legal consequence. Even if a Nota receives the highest votes, the second highest candidate automatically wins. So that's why a petition has been filed in Supreme Court that elections should be declared null and void if Nota wins. So if Nota receives more votes than any individual candidate, fresh elections should be held as per this petition. This petition is also saying that Nota has not been able to increase voter participation or improve candidate quality. That's why if a candidate receives fewer votes than Nota, then he or she should be barred from contesting election for 5 years. Okay. So the next topic is coalition government and economic reforms. This topic is important for your polity and your economy section both. So NDA has won a historic third term at the center, but BJP still fell short of 272 mark majority. So this has basically meant that return of coalition governments is there in India. Since 1991, India's shift from a planned economy to an open economy, we have seen that coalition governments were there, and this resulted in strong consensus for weak reforms, which means that bold reforms could not be carried out during coalition governments, because the coalition parties often diverged on the specific reforms, which led to dilution of reform measures. So can a coalition government derail India's economic reforms trajectory? So historically, coalition governments have faced challenges in implementing strong economic reforms, because coalition partners have their own agendas. They slow down the trajectory of economic reforms. Coalition governments have to appease certain factions. These parties or allies, they have to appease certain sections. That's why it leads to weaker economic reforms. Frequent changes in coalition partners or internal disagreements also lead to policy instability. This affects the confidence of investors and it harms long-term economic planning also. The past decade under PM Modi ensured that there was policy stability, and it also boosted investor confidence, which translated into a boost to stock market also, as you may have seen already in the last 5 years or so. So significant economic reforms like GST and insolvency and bankruptcy code were also introduced. So government also faced challenges like failing to reform land acquisition and repealing farm reforms. So this means that even if there is majority government, it is not a guarantee that bold economic reforms would be carried out. Okay.
So of course, it would be required that effective leadership, clear communication, strategic compromises would mitigate the risks, and it would maintain economic reform momentum. So let us see some coalition governments who led the economic reforms. The most um, important reforms which were carried out by India in 1991, the LPG policies, were carried out by none other than a minority government led by P.V. Narasimha Rao ji. Okay, India also became the member of WTO during his period. So during Atal Bihari Vajpayee's government, uh, FRBM was introduced. Disinvestment of loss-making PSUs were made. PM Gram Sadak Yojana was introduced. Information Technology Act was introduced. During Manmohan Singh government, the Sarva Shiksha Abhiyan of Vajpayee era was continued. Right to Information Act, Right to Food, Manrega, these schemes were introduced. Direct benefit transfer, deregulation of fuel prices, all these economic reforms were also introduced. Okay. So the next topic is reviewing economic structure of clearing corporations. This topic is important for your economy section. So SEBI has set up a committee to review the ownership and economic structure of clearing corporations and suggest measures to ensure that clearing corporations function as resilient, independent, and neutral risk managers. So we all know that SEBI is a statutory regulatory body under the SEBI Act of 1992, and it regulates the security market in India. SEBI has set up an ad hoc committee chaired by Usha Thorat, who is the former deputy governor of RBI, to review the ownership and economic structure of clearing corporations. It would also suggest the measures to ensure that clearing corporations function as resilient, independent, and neutral risk managers. With respect to ownership structure, the committee will examine the feasibility and broadening the list of eligible investors. The committee will also suggest categories of investors who can acquire stakes in such corporations. Okay, so what is a clearing corporation? It is a financial institution which acts as an intermediary between buyers and sellers in financial markets so as to ensure the smooth and efficient settlement of transactions. So it plays an intermediary role. It it also guarantees the completion of transactions. It also facilitates the process of clearing and settlement. It manages the various risks associated with trading. It also enhances market transparency and efficiency. And these clearing corporations are, of course, regulated by SEBI. So the next topic is Gulf Cooperation Council. This topic is important for your international relations. So United States and Gulf Cooperation Council have recently announced a new iteration of defense working groups to be based in Saudi Arabia. So what is GCC? It is a political and economic alliance of 6 countries based in Arabian Peninsula: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and UAE. And this GCC was established in Riyadh, that is in Saudi Arabia, in 1981, and its objective is to promote economic security, cultural and social cooperation. It represents almost half of the world's oil reserves. So the Supreme Council is the highest decision-making body of this organization. If we look at the relationship between India and GCC, GCC is India's largest regional bloc trading partner, and the trade with GCC comprises 8% of India's total trade. And according to latest figures, there are approximately 9 million Indian expats who are residing in GCC countries, which is approximately 66% of NRIs. Okay. So the next topic is PM Kusum scheme. This topic is important for your governance section. Ministry of Renewable Energy has recently issued a warning to farmers on PM Kusum website that certain fake websites and mobile applications are providing fake online application forms, and they are charging money for that. Okay, so what is PM Kusum scheme? It is meant for de-dieselization of the farm sector and enhancing the income of farmers. So this scheme was launched in 2019 to ensure energy security for farmers in India. It aims to add solar capacity of about 34,800 megawatt by March 2026. So it is being implemented by Ministry of New and Renewable Energy, and it is being implemented by the designated state departments. And under this scheme, the central government subsidy up to 30% or 50% of the total cost is available for installation of standalone solar pumps or solarization of existing grid-connected agriculture pumps. Farmers can also install grid-connected solar power plants up to 2 megawatt. So this is the part of component A, in which 10,000 megawatt of solar capacity through installation of small solar power plants of capacity up to 2 megawatt is being facilitated, and the power which will be generated from these plants will be purchased by local discoms.
So the second component is about 20 lakh standalone solar powered agriculture pumps. Individual farmers would be able to would be supported to install standalone solar agricultural pumps of capacity of 7.15 HP, and for the replacement of existing diesel agriculture pumps, and state government will be giving at least 30% subsidy for the same. Okay. The third component is about solarization of 15 lakh grid connected agriculture pumps, and individual farmers having grid connected agriculture pumps will be supported to solarize those pumps. So who are the eligible categories? So individual farmers, group of farmers, FPOs, panchayats, cooperatives and water user associations are eligible for taking the benefits under the scheme. So the next topic is neoprotein. This topic is important for your science and tech section and your environment section. So recent research has discovered a novel protein called as neo, which plays a critical role in the bacterial defense mechanisms against viral infections. So this report was prepared by researchers led by Stephen Tang and Samuel Sternberg in a 2023 paper while they were working on Klebsiella pneumonia bacteria. So we all know that bacteria defend themselves from viral infections using several of the immune systems, many of which sense and target foreign nucleic acids like the RNA. So this defense mechanism is associated with reverse transcriptase. So this, what is the significance of this uh, findings? So it would basically become a biotechnological tool for controlling viral infections in humans. So what is reverse transcriptase? It is the ability of cells to create DNA copies from RNA, because this is happening in the reverse direction, from RNA to DNA. So that's why called reverse transcription. So this technique is also used in diagnostics to detect and quantify viral loads, like we used it in the case of SARS-CoV. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.